नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पहलगाम अटैक। तो हम बताएंगे कि पहलगाम अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहलगाम अटैक आखिर हुआ कैसे। तो जैसा कि आपको पता है, कश्मीर की ये जो जगह है, पहलगाम वाली जगह है, या अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में काफ़ी सारी जगह पर हम फेंसिंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर नदियाँ वगैरह इस तरह से बहती है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आतंकवादी इन जगहों से अंदर एंटर कर जाते हैं। पर बात क्या है, जैसा कि सूचनाओं में निकल करके आ रहा है कि इतनी बड़ी चेकिंग होने के बावजूद भी वहाँ पर ये आतंकवादी ऐसी जगह पर घुसा है जहाँ पर बहुत सारे सैलानी और पर्यटक मौजूद थे। तो ये हमारा एक प्रकार से दिखाता है, जो हमारा सूचना विभाग है, जो इस तरह की सूचना देता है, उसका कहीं ना कहीं ये फेलियर है। अब बात करते हैं कि सूचना विभाग, जिसमें कि जो हमारी इंटेलिजेंस आती है, जैसे कि आईबी और जैसे कि सीआईडी, ये सब जो सूचना देने का जो काम करती है, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये सूचना तो दे देते हैं, पर सूचना आगे चल करके जो बड़े अधिकारी या आला अधिकारी या जो राजनेता होते हैं उन तक जाती है, और वो फिर एक्शन के लिए दूसरी दूसरी फोर्सेस को बोलते हैं। अब इसमें जो एक्शन लेना है वो बड़े अधिकारियों को लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि बड़े अधिकारियों पे या नेताओं पे किसी का जोर तो है नहीं, तो वो चाहेंगे तो एक्शन लेंगे, नहीं चाहेंगे तो एक्शन नहीं लेंगे। अब आपको ये समझना है कि भाई क्या हुआ होगा। तो ये तो बात हुई कि भाई ये कैसे हुआ। अब बात करते हैं कि घटनाक्रम हो चुका है, आतंकवादियों ने काफी सारे लोगों को मार गिराया। तो इसके बाद में उनको पकड़ने की क्या कार्रवाई चल रही है। तो पकड़ने की जो कार्रवाई है उसके बारे में भी मैं यही कहूँगा कि ये सब डिपेंड करता है जो आला अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो नेता हैं, उनकी उनकी इच्छा शक्ति पर। वैसे तो कहा जाता है कि जिले का एसपी चाहे तो मंदिर से कोई चप्पल तक नहीं चुरा सकता है, पर अब ऐसी घटना हो जाती है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसके पीछे की वजह क्या होगी। और अब बात करते हैं कि इस तरह के जो घटनाक्रम है उनको हमेशा हमेशा के लिए रोका जाए। ये क्रम 1990 के टाइम से शुरू हुआ और आज तक भी चल रहा है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, तो आज हम उस चीज को बताने वाले हैं आप लोगों के सामने, जिससे ये आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता में हम इन घटनाक्रमों को आगे आने वाले समय पर कैसे रोक सकते हैं। देखिए, कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के ऊपर अटैक इसलिए कर पाता है क्योंकि वो ये समझता है कि वो देश उसके बराबरी का नहीं है या उससे कमतर है। तो जो पाकिस्तान है, कहने को तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है, बिल्कुल लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। पर बात क्या है कि उसको सप्लाई मिल रही है हथियारों की और पैसा मिल रहा है, तभी तो ये काम हो पाता है। तो हथियारों की सप्लाई उसको मिल रही है अमेरिका से। हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, खानसर टाइप के जो यूट्यूबर्स हैं, वो लोग ये चिल्लाते रहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। अरे पाकिस्तान की औकात कहाँ है करने की? तुम ये तो बताओ। एक तरफ तुम ये कहते रहते हो पाकिस्तान को भिखारी देश है, तो भिखारी के पास में इतनी हिम्मत होती है कि दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने की, इसको क्यों नहीं बताते हो? तो सारे राजनेता यही चिल्लाते हैं दिन भर कि पाकिस्तान ने किया। अरे पाकिस्तान की औकात है क्या जो पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान तो खुद भिखारी है, तो औकात उसकी नहीं है। असल में पाकिस्तान का सहारा लेकर के ये सारा आतंकवाद पिछले 1990 से अमेरिका द्वारा पोषित है। असल में अमेरिका को जम्मू कश्मीर की धरती चाहिए, और वो क्यों चाहिए? ताकि वो चाइना को कंट्रोल कर सके। चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसको बेस चाहिए, और उसको बेस बनाना है, अमेरिका को एयरफोर्स उतारनी है कश्मीर में और अपना बेस बनाना है ताकि चाइना के ऊपर वो कभी भी अटैक कर सके। अब ये बात कोई भी यूट्यूबर आज का, न खान सर न ध्रुव राठी, कोई भी ये चीज नहीं बताता है। ये चीज सिर्फ हम लोग ही बता रहे हैं आपको, और यही असल बात है। तो अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक तो ऐसा समाधान बता रहे हैं आपको कि अगर वो लागू हो गया तो उसके बाद में 100% भारत में से आतंकवाद और ये समस्त प्रकार की चीजें समाप्त हो जाएगी। तो अब समाधान की बात करते हैं। समाधान क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर आक्रमण इसलिए कर पाता है क्योंकि वो उसको कमजोर समझता है। तो कमजोरी की शुरुआत होती है कि भारत में सभी लोग निहत्थे हैं, भारत में सभी लोगों के पास में कोई भी हथियार नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रमुख वजह है कि दूसरे देश की सेनाएं भारत पर आक्रमण करने की जरूरत करती है। दूसरे देश के आतंकवादी आते हैं और भारत के नागरिकों को गाजर मूली की तरह काट करके चले जाते हैं। अगर हमारे नागरिकों के पास में बंदूक होती तो वहां पर ये 3 आतंकवादी, 4 आतंकवादी जितने भी थे वो उन नागरिकों को नहीं मार सकते थे। तो इस प्रकार से अगर हम भारतीयों का सशस्त्रीकरण करें
और बिना लाइसेंस बंदूक रखने के अधिकार पर जनमत संग्रह की मांग हम करें तो भारत में बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन होगा और भारतीय लोग बंदूक रखना शुरू करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारतीय एक दूसरे को मार देंगे, तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका में ये 1700 ईस्वी से ये अधिकार लागू है, पर अमेरिका के नागरिकों ने एक दूसरे को अभी तक नहीं मार दिया है। दूसरी बात, भारत में भी ये लागू है, पर ये पता नहीं है आप लोगों को, भारत का जो कर्नाटक राज्य है उसमें जिला है कुर्ग, जिसको आजकल कोडगु कहते हैं, उस कोडगु जिले में भी ये अधिकार लागू है। वहां के नागरिकों को, उनको भी ये अधिकार मिला हुआ है कि वो बिना लाइसेंस बंदूक रख सकते हैं, और ये आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से उनको मिला हुआ है। तो इस प्रकार का अधिकार अगर सभी नागरिकों को मिले तो सब लोग ताकतवर हो जाएंगे, और जब वो ताकतवर हो जाएंगे कोई भी देश उनके ऊपर आक्रमण करने की सोच नहीं सकता, क्योंकि वो देखेगा कि भाई मिलिट्री कितनी है, पाकिस्तान के पास में मिलिट्री कितनी है। मान लीजिए 26-25 लाख की मिलिट्री है पाकिस्तान के पास में, तो यहाँ तो जनसंख्या 1.5 अरब है, तो मान लीजिए 100 करोड़ के पास में अगर हथियार आ जाते हैं तो फिर कौन देश हमला करने की सोचेगा? ना अमेरिका सोचेगा, ना चीन सोचेगा। दूसरा चीज कि भारत को अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए विदेशी हथियारों के बजाय स्वदेशी हथियारों, जैसे कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट, स्वदेशी पनडुब्बी, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इत्यादि को बनाने पर जोर देना चाहिए। अभी क्या है कि हमारे सभी जो एयरक्राफ्ट है वो विदेशी हैं। आप जानते हैं भारत में मिग, मिराज और रफाल, ये इतने जितने भी एयरक्राफ्ट का नाम आप देखते हैं सब विदेशी। तो अभी आप जानते होंगे भारतीय सेना ने सोर्स कोड की बात करी, अभी मीडिया में भी चल रहा है कि भारतीय सेना ने सोर्स कोड लेने की बात करी है रफाल विमानों की, ताकि वो अपने हिसाब से उसमें कोई प्रक्षेपास्त्र है, कोई मिसाइल से उसको लॉन्च कर सके। पर रफाल कंपनी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट है हमारे बीच में। तो रफाल कंपनी जो चाहेगी, रफाल कंपनी से हमको पूछना पड़ता है कि भाई इसमें बैठ जाए क्या, को लेकर के चले जाएं क्या पाकिस्तान के ऊपर। अगर वो परमिशन देती है तब तो ठीक है, वरना नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सामने आ चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए कि अपनी स्वदेशी तकनीक को विकसित करना चाहिए। और स्वदेशी तकनीक विकसित कैसे होगी? वो सरकारी स्तर पर विकसित नहीं होगी। भारत को इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए कि यहाँ पे हर व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर सके, हर व्यक्ति उद्योग लगा सके। और उद्योग लगाएंगे, छोटी छोटी कंपनियां बनेगी तो छोटे छोटे पार्ट्स बनने लगेंगे, उसके बाद में बड़े पार्ट्स बनेंगे। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी 2 कानूनों की, जो जिससे यहाँ पे प्रतिस्पर्धा, अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। तो पहला कानून है कि जमीनों के दाम कम हो। अगर जमीनों के दाम कम होंगे भारत में तो हर व्यक्ति दुकान रोजगार लगा सकेगा। और जमीनों के दाम कम करने के लिए हमें कानून की जरूरत है जीएसटी हटाना और रिक्त भूमि टैक्स कानून लेकर के आना। जीएसटी हटाओ, रिक्त भूमि टैक्स लाओ, इस कानून की जरूरत है हमें। और उसके बाद में हमें दूसरे कानून की जरूरत है कि भारत में अदालतों और पुलिस को सुधारने का कानून। तो इस कानून के द्वारा अदालतें और पुलिस सुधरेगी, उसके द्वारा जो उद्योग मालिकों को जो परेशानी होती है वो ठीक होगी, और उद्योग मालिक ज्यादा ताकत से काम कर पाएंगे और ज्यादा तेज गति से हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला पाएंगे अपने देश में। तो ये 2 कानून हमको लागू करने पड़ेंगे। तीसरा हमें कानून चाहिए कि जो मीडिया है उसमें अभी 100% विदेशी निवेश होता है, ये सारा मीडिया बिकाऊ है। तो मीडिया में हमें ये विदेशी निवेश बंद करना पड़ेगा, ताकि मीडिया इस प्रकार की धांधली जो चला रहा है वो बंद हो सके। इस प्रकार से हमको ये कुछ कानूनों की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला कानून है कि सज्जन नागरिकों के लिए बंदूक रखने का अधिकार के ऊपर जनमत संग्रह का कानून। दूसरा कानून है अदालतों और पुलिस को सुधारने का कानून। तीसरा कानून है जीएसटी हटा करके रिक्त भूमि टैक्स लाने का कानून। और चौथा कानून है भारत में जो मीडिया है उसमें विदेशी निवेश बंद हो। तो इस प्रकार से ये 4 कानून अगर लागू होते हैं तो मेरा मानना है भारत में आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। आप सब लोग इसमें किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? तो पहला सहयोग तो यही है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी नागरिकों तक पहुंच सके। इसके बाद में आप इन कानूनों को पढ़ें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग इस जानकारी को समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।